इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर के एक युवक के खिलाफ पुलिस के लव जिहाद केस को फर्जी बताया और कहा कि उस पर से ये केस हटा लिया गया है। एक हिंदू शख्स ने अपने मुस्लिम स्टाफ पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को वो बहका रहा है। उसकी पत्नी अब उससे ज्यादा अपने प्रेमी को पसंद करती है। पुलिस ने युवक के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने इस केस में कार्यवाही पर रोक लगा के पुलिस से जवाब तलब किया था। कहानी यह है कि एक मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने एक नौजवान को सुपरवाइजर बनाया। वो उसके घर आने जाने लगा। ठेकेदार का इल्जाम है कि सुपरवाइजर से उसकी बीवी की मोहब्बत हो गई। बीवी अब अपने पति से खुश नहीं रहती। पिछले 1 साल से उसने मेरे घर में मेरी वाइफ को बरगलाना शुरू कर दिया मेरे खिलाफ और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, इससे कि 1 साल से मेरी वाइफ मेरे से बिल्कुल अलग रहना चाहती है और अभी भी वही स्थिति है। ठेकेदार का कहना है कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है, अपने आशिक से अभी भी तोहफे कबूल कर रही है। उसका आशिक उसे रात में फोन करता है। उसकी बीवी अपने शौहर के बजाय आशिक से ज्यादा करीब है। उसके खिलाफ उनके बिरादरियों में भी बोल रहा, सबको बोल रहा, वहाँ पे सभी को मालूम है। तो वो कुछ दिन के लिए शांत रहा, लेकिन फिर उसने वही शुरू कर दिया, वही काम। उसकी रात को कॉल ले आना, वो सब डिटेल मेरे पास है। उसने एक मोबाइल भी अभी 28 अक्टूबर को खरीद के दिया 14,000 रुपये का, ओप्पो का। पुलिस ने इसमें आरोपी नदीम और उसके भाई सलमान के ऊपर शांति भंग करने, धमकाने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश करने के इल्जाम में मुकदमा कर दिया। हाईकोर्ट के जवाब तलब करने पे आज सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा कि नदीम के पारुल से नाजायज रिश्ते का कोई सबूत नहीं है। नदीम के धर्म परिवर्तन कराने का भी कोई सबूत नहीं है। पारुल का भी कहना है कि उसका नदीम से नाजायज संबंध नहीं है। नदीम के भाई सलमान पर भी कोई आरोप साबित नहीं होता। ऐसे में सलमान पे कायम मुकदमा खत्म कर दिया गया और नदीम की चार्जशीट से भी यह आरोप हटा लिया गया। नदीम पे सिर्फ धमकी देने का केस चलेगा। एफिडेविट आया और उसमें उन्होंने कहा कि जो इनको जो एंटी कन्वर्जन लॉ यूपी का था उसमें जो नामजद किया गया वो गलत पाई गई। इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई कि इन्होंने किसी तरह से उसको लालच देके या डरा धमका के या किसी प्यार के बहाने उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन की बात की गई हो। जाहिर सी बात है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दिया होता तो नदीम और उसका भाई पुलिस के बनाए फर्जी मामले में जेल की हवा खा रहे होते। हाईकोर्ट ऐसे कई मामलों में दखल दे चुका है और अगर कुछ और मामलों में दखल दे तो ऐसे बहुत सारे मामले पुलिस के बनाए हुए फर्जी निकलेंगे। इलाहाबाद में नितिन, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां लखनऊ में एक एमएलए की हत्या के गवाह को सरेआम गोली से उड़ा दिया गया। पुलिस का कहना है कि आजमगढ़ जेल में बंद एमएलए के कातिलों ने ये शूट आउट कराया, जिसमें 1 मिनट में 30 गोलियां मारी गई। हमले में गवाह अजीत सिंह मारे गए, उनके साथी और एक डिलीवरी बॉय घायल हो गए। हम जिस जगह पे खड़े हैं यही वो जगह है जहां पे अजीत सिंह की हत्या हुई है। सड़क के ऊपर पुलिस ने एक सर्किल बनाया था, लेकिन चूंकि लखनऊ की बहुत बिजी सड़क है ये, इतने लोग यहाँ तब से गुजर चुके हैं कि यह मिट गया है। अजीत सिंह जो हैं अपने साथी मोहर सिंह के साथ यहाँ पे एक उदय टावर है, किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे। हत्यारों को ये पता था कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो उनका गाड़ी से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। वो जैसे ही यहाँ गाड़ी से उतरे हैं 3 लोगों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायर किए। 1 मिनट के अंदर 30 राउंड फायर किए, जिससे ये समझा जा सकता है कि हर 2 सेकंड पे एक गोली चलाई गई। मोहर सिंह घायल हो गए हैं यहाँ पे और अजीत सिंह की मौत हो गई। रात करीब 8 बजे ताबड़तोड़ 30 राउंड फायर हुए, जिसमें अजीत सिंह मारे गए और उनका साथी मोहर सिंह घायल हो गया। घायल तो स्विगी का एक गरीब डिलीवरी बॉय भी हुआ। भीड़ भाड़ वाली जगह इतनी गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिनका नाम आ रहा है शूटर के रूप में, मारने के रूप में, वो भी इनके कभी साथी हुआ करते थे। तो ये लोग अपराध के जराइम की दुनिया के लोग हैं, जो कभी साथी रहे, कभी अलग हो गए, कभी दुश्मन बन गए, इस तरह का मामला। घटना की वजह 2013 में आजमगढ़ में एमएलए सर्वेश सिंह की हत्या है। उनकी हत्या से आजमगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी।
उनकी हत्या के आरोप में अखंड प्रताप सिंह और कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद हैं। मारे गए अजीत सिंह उस हत्या में गवाह थे। पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने ही जेल से अजीत सिंह की हत्या कराई है। इस घटना में शामिल सारे लोग हिस्ट्री शीटर हैं। हत्या के आरोपी कुंटू सिंह पे 60 केस, दूसरे आरोपी अखंड प्रताप सिंह पे 36 केस, मारे गए अजीत सिंह पे 19 केस और घायल मोहर सिंह पे 12 केस हैं। जो मृतक हैं वो एक हत्या के मामले में प्रमुख गवाह थे। बताया जा रहा है उस गवाही से रोकने के लिए इनकी हत्या की गई है, कराई गई है। जिनको षड्यंत्रकारी लिखा गया है वो हत्या के अभियुक्त थे जो कि आज जेल में हैं। उनके ही जो लोग हैं साथी उनको शूटर बताया गया है। इससे नाराज सरकार ने आज आजमगढ़ में आरोपी कुंटू सिंह के घर पे बुलडोजर चला दिया। इसके लिए इलाके में बड़े पैमाने पे फोर्स तैनात की गई। एमएलए सर्वेश सिंह हत्याकांड के गवाह एमएलए के भाई संतोष सिंह भी हैं। उन्हें आज सिक्योरिटी दी गई। उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरे परिवार को। और किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। यह तो बड़ी बात है ही कि प्रदेश की राजधानी में सरेआम अपराधी इस जगह पे 1 मिनट में 30 गोलियां चला करके फरार हो गए। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि उसके आरोपी आजमगढ़ की जेल से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। सारे अपराधियों की जेल शिफ्ट हो गई लेकिन वो अभी तक वहीं बने हुए हैं। आजमगढ़ में रवि प्रकाश और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं 26 जनवरी को लेकर किसानों की तैयारी की। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए हरियाणा के जींद में किसान महिलाओं को भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जींद से पंजाब की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के नजदीक ये महिलाएं ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं। महिलाओं का कहना है कि 26 जनवरी को वो खुद ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलाकर दिल्ली पहुंचेंगी और राजपथ पर परेड करेंगी। उधर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। तो हरियाणा के जींद जिले के जलालपुर कला गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने जियो टावर पर पराली डालकर जला दिया। इससे टावर का कंट्रोल रूम पूरी तरह से जल गया। इस घटना को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। कंपनी की तरफ से इसे फिर से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। गांव वालों का कहना है कि टावर में आग गांव के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार प्रदेश किसान सभा ने पटना में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक ये धरना जारी रहेगा। इसके साथ ही 25 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने की, ह्यूमन चेन बनाने की घोषणा की गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बड़ी तल्खी कम होती हुई दिखी। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बधाई देने आए थे। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन 5 सालों तक चलेगा। श्री आरपी सिंह जी को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। कोरोना मुक्त बिहार के लिए 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन को सुधारने के लिए जो एनडीए की सरकार कार्य कर रही है उसको लेकर हम पूरे 5 साल पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते रहे। और अरुणाचल के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि वो दुखी नहीं है और हमेशा खुश रहने वाले लोगों में शुमार हैं। अरुणाचल की घटना के बाद जो दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख बांट लिया गया है? क्या चीज का दुख? हमें किसी चीज का, कोई चीज का दुख नहीं। जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा? हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। इसी साल यहां पर चुनाव होना है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन की योजना बना रही है। दोनों ही दलों के बीच गुरुवार को हुई बैठक बेनतीजा निकली, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी यहां बिहार चुनाव से बेहतर तैयारी की योजना बनाती नजर आ रही है।
और अब बात करते हैं बर्ड फ्लू की, जिसका असर चिकन की बिक्री पर भी दिखने लगा है। लखनऊ में चिकन मार्केट में दुकानों में आने वाले खरीदारों में कई प्रतिशत की गिरावट है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कोई बर्ड फ्लू का मामला नहीं आया है, लेकिन लोगों ने सावधानी के तौर पर चिकन और अंडे का सेवन कम कर दिया है, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान है। यहाँ की चिकन मार्केट के दुकानदारों के मुताबिक थोक मार्केट में चिकन का रेट 115 से घटकर 95 रुपए आ गया है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में चिकन के दाम में और गिरावट आ सकती है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोग और दुकानदार बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर चिंतित है। कांगड़ा जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद शिमला में दुकानदारों को चिकन की बिक्री में गिरावट की आशंका है। हालांकि फिलहाल पोल्ट्री में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी चिकन की बिक्री में 50% तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। कोविड-19 आने के 10 महीने बाद पंजाब में गुरुवार को स्कूल तो खुल गए, लेकिन उनमें हाजिरी कम ही रही। स्कूल वाले ये भी ठीक से समझ नहीं पाए कि महामारी के दौरान अभिभावकों की लिखित रजामंदी जरूरी है या नहीं। निशा जैसे सरकारी स्कूलों के छात्र खुश हैं कि अब उन्हें अपने गैजेट के सहारे ऑनलाइन क्लासें नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन निशा स्कूल अपने माँ बाप की रजामंदी की चिट्ठी के साथ नहीं आई है। ऑनलाइन क्लासेस पे समझ तो आता था, बट उतना ध्यान नहीं होता था। क्लासेस में अच्छे से समझाते टीचर्स, तो पढ़ने में भी ठीक रहेगा। हमारे पेरेंट्स भी बहुत तैयार थे, मतलब वो भी खुश थे कि स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि शिक्षकों ने इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षा विभाग के बनाए नियमों का पालन किया जाए। बहुतों को ये पता नहीं था कि लिखित रजामंदी जरूरी है या नहीं, क्योंकि इसकी अधिसूचना एक शाम पहले ही आई है। स्कूल तो जी हमारे अक्टूबर से ही खुले हैं, 9 से 12 तक, क्योंकि हमारा हाई स्कूल है। तो 9th और 10th के बच्चे तो ऑलरेडी अक्टूबर से आ ही रहे हैं, जिन बच्चों की हमारे पास कंसेंट लेटर है। सर अभी हम चेक करेंगे कि किन के पास हैं, जिनके पास नहीं है उनको हम आज तो रखेंगे, पर उनको समझाएंगे कि वो कल कंसेंट लेटर लेके आए, तभी हम उनको अलाउ करेंगे। हालांकि निजी स्कूलों ने स्कूल खोलने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनका ये भी मानना था कि ऐलान जल्दबाजी में किया गया। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ घट तो घट लगते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता अभिभावकों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है कि वो बच्चों को कैसे ये मेंटेन करें, ये इंश्योर करें कि क्लासेस लगने के बाद या स्कूल आने के बाद वो फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन वगैरह पे भी ध्यान दें और आपस में फिजिकल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकें। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में जो है इस बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं वो तो काफी परेशान है, लेकिन इन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी तनाव और मुश्किल भरे इस वक्त का हौसले और संयम के साथ सामना कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। किस तरह से सामना कर रहे हैं, देखते हैं रिपोर्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ये टीम दिल्ली के गंभीर कोविड मरीजों के प्रमुख अस्पताल लोकनायक अस्पताल की है। कुछ ने अभी अभी फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान का पर्चा दिया था। आईसीयू की लंबी ड्यूटी और उसके ऊपर से पढ़ाई, वो भी ऐसे नाजुक दौर में। इन लोगों ने सेवा के सामने अपने और अपने परिवार तक की परवाह नहीं की। जब कोविड शुरू हुआ था तो मेरी पत्नी 5 महीने से गर्भवती थी। मुझे घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखने की पूरी तैयारी करनी पड़ी। रियली प्रिपेयर माई सेल्फ। तुम आ पाओगे इस बार? हाँ, इस बार तो आना पड़ेगा मुझे ना। मेरी छुट्टी तो हो गई है, लीव तो मिल गया है मुझे, तो इस बार देखते हैं। अब हम लोग घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स रहो। बीमारी का सबसे बड़ा रूप आईसीयू में ही पाया जाता है और आईसीयू के रेजिडेंट कोविड की सबसे गंभीर किस्म से रूबरू होते हैं। डॉक्टर के तौर पर वो बीमारी के संकट से तो निपट सकते हैं, लेकिन नई बात है महामारी से जुड़ी भावनात्मक चुनौतियां। चूंकि कोरोना के मरीज अपने परिवार वालों से बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए, अक्सर यही डॉक्टर हैं जो उनके आखिरी वक्त में उनके साथ रहते हैं। मानसिक और भावनात्मक तौर पर इसका काफी असर पड़ता है। मैंने एक पेशेंट को डिक्लेयर किया था। मुझे एक मरीज की मौत की खबर उसके बेटे को सुनानी पड़ी। वो बुरी तरह रो रहा था। There is no more. He was crying badly like anything. ये डॉक्टर 2 हफ्ते तक लगातार काम करते हैं, फिर हफ्ते भर के लिए क्वारंटीन होने के बाद जांच करवाते हैं और नेगेटिव आने के बाद ही अपने घर और परिवार के पास जाते हैं। क्वारंटीन के दौरान
वीडियो गेम्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के जरिए अपना मन बहलाए रखते हैं। पिछली तिमाही में देश के तौर पर कोविड के खिलाफ जंग में हमने काफी अच्छा किया है। आज भारत में स्वदेश में बने टीके के क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जब इस महामारी पर हम जीत हासिल कर लेंगे, तब भी इन बहादुर कोरोना योद्धाओं की कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकेंगी। नई दिल्ली से अरुण सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।